जो वेदों में भी बोला गया है, स्वस्थ पशु स्वस्थ कृषि, स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ कुटुंब, स्वस्थ ग्राम स्वस्थ देश और स्वस्थ वसुंधरा। कोई घर में कुत्ता पालता है तो उसकी वजह से उसको क्या मिलता है? मेंटल हेल्थ अच्छा होता है आदमी का। ट्रू। तो माइक्रोबियल एक्सचेंज जो होता है फॉर द इको चेन, माइक्रोब्स का भी एक खुद का इको चेन है। उसके लिए तो हम सोचते ही नहीं, हम बस उनको मारते ही जाते। वी आर किलिंग दोज माइक्रोब्स व्हिच आर आल्सो बेनिफिशियल फॉर अस। फ्रेंड्स, टुडे इज वन हेल्थ डे। पूरे दुनिया में आज हम वन हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वन हेल्थ डे का मतलब क्या है? ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंट ऑल टुगेदर वी आर टेकिंग केयर टू क्रिएट हेल्दी लाइफस्टाइल अमॉन्ग्स द पीपल। लेकिन ये सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, जो फूड ह्यूमन कंज्यूम करता है वो ज़्यादातर से एनिमल से प्रोड्यूस किया जाता है। उसका क्वालिटी एक जगह पे, एनवायरमेंटल फैक्टर एक जगह पे ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी सेलिब्रेट वन हेल्थ अक्रॉस द ग्लोब। Friends, today in our studio we have one of the renowned veterinarians who work almost 25 years in industry to take care of the animal for the preventive diseases as well as the treatment of many diseases. Dr. Datta Kamble and Sachin Dhamdere, he is also with us, who take care of the animal in the big herds. So the challenge what we look to manage the big herds, to manage their health, and how that health affect to produce the quality milks. We will get more information from Mr. Sachin Dhamdere. And we have today in our studio Mr. Naresh Venkadut, actually who take care of the milk and milk quality till it's reached to the end consumer. So friends, I personally welcome you all here in the studio of Yahweh. So as today we have the One Health Day, let us put some insight or focus on what is One Health and what are the things that we need to take care to create One Health. What the message that we can give to the producer, those are producing the animal origin foods, right? देखिए सर, जैसा आपने कहा अभी, ये तीन चीज़ों का मिक्स है। एनवायरनमेंट भी है, एनिमल हेल्थ भी है एंड साइमल्टेनियसली ह्यूमन हेल्थ भी है। लेकिन आज अगर आप सिनारियो देखोगे, एक ट्री है, ट्री में ऊपर का पार्ट भी है, रूट भी है। हम रूट की तरफ जा ही नहीं रहे, रूट कॉज पता ही नहीं है। हम लोग देख रहे हैं ऊपर कैसे इसको सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम तो है, मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ में मेरे से काम करके कैसे इसको सॉल्व किया जाए। रूट कॉज कहाँ पे है? जैसा आपने कहा, मैक्सिमम अगर प्रोटीन्स है, एनर्जी है, अगर एनिमल ओरिजिन से हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, उनकी हेल्थ के बारे में कौन सोच रहा है? ये मिसिंग पॉइंट है मुझे लगता है। इसलिए ये वन हेल्थ को अगर कंप्लीट करना है तो बहुत फोकस करना पड़ेगा हमको एनिमल हेल्थ के ऊपर। वहीं पे इस रूट कॉज को ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ उसमें गुंजाइश हो सकती है कि हमारे पास क्लीन मिल्क और क्लीन मिल्क प्रोडक्ट मिले। एब्सोल्युटली। डॉक्टर दत्ता कांबळे, आप क्या बोल सकते हैं, बिकॉज यू आर नाउ मोस्ट कनेक्टेड और योर पास्ट एक्सपीरियंस हर्ड हेल्थ मैनेजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपने स्पेंड किया, तो आप क्या अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो हालत है पूरे ग्लोब का, नॉट ओनली इंडिया, बहुत अलार्मिंग है हेल्थ के बारे में। क्योंकि जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर के हो चाहे एनिमल्स के हो, उसमें से जो हमको स्लो किलिंग टॉक्सिन्स जाते हैं या पॉइजन जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस, संसर्गजन्य डिसीजों के अलावा भी जो टॉक्सिन्स हमारी वजह से जा रहे हैं, क्यों हमारे इग्नोरेंस की वजह से जा रहे हैं, उसके हम बहुत दुर्लक्षित करते। लेकिन उसका जो दुष्परिणाम भविष्य में होने वाला है उसके बारे में हम सोचेंगे तो इन्हें बोलना ही बंद हो जाएगा। करेक्ट। आप जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, आप वही जो वेदों में भी बोला गया है, स्वस्थ पशु स्वस्थ कृषि, स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ कुटुंब, स्वस्थ ग्राम स्वस्थ देश और स्वस्थ वसुंधरा। अभी पशु स्वस्थ रहेगा, अपने कुटुंब में, अपने प्रीमाइसेस में, हम जहाँ रहते उस एरिया में जितने भी पशु है, चाहे वो डोमेस्टिक हो,
पाले गए हो या जो वाइल्ड घूमते हो, उनका आरोग्य बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनका आरोग्य अच्छा रहेगा तो हम खुशी से रह सकते। जानवरों को छोड़ के तो आदमी नहीं रह सकता। एब्सोल्युटली। जानवरों के बिना वो कुछ कर नहीं सकता। आप देखेंगे फिलोसॉफी एंथ्रोपोलॉजी में देखेंगे तो लिव एंड लेट लिव की जो भावना है हमारे में जो आई है, लिव एंड लेट लिव की भावना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एनिमल। ओके। वो जानवरों की वजह से हमारे इसमें आई है। आप देखेंगे आदमी में ऐसी सोच क्यों आई होगी? आप एंथ्रोपोलॉजी में लॉजिकली भी सोचेंगे, जो हर्बीवोरस जानवर है, चारा खाने वाले जानवर, वो हर्ड से जीते। जंगल में पहले भी हर्ड से जीते थे, अभी भी ग्रुप से, यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं उसमें 40, 50, 80, 100, 150। तो वो सारे हर्बीवोरस को क्या होता था कि आदमी देखता था वाइल्ड एनिमल भी उसको खाता है, हम लोग भी खाते, मनुष्य भी खाता होगा, सेमी वाइल्ड भी खाता है, फिर भी उनका झुंड बने रहा है। वाइल्ड एनिमल का झुंड बनाया क्या? नहीं। सिंह और बाकी झुंड से रहते क्या? नहीं रहते। तो उनमें सोच आ गई कि उनमें कौन सी सोच है कि उनकी वजह से वो जी रहे। आदमी को सोच आई, आदमी तो उतना झुंड में रह नहीं सकता, नहीं रह पाता था। तो आदमी ने उसको ऑब्जर्वेशन करके ध्यान में आया कि उनमें जो कौन सी सोच है, लिव एंड लेट लिव। आज आप देखेंगे गाय देखो, भैंस देखो, वो गाय का बच्चा निकालने के बाद भी गाय दूध देती है। जरूरी है गाय ने दूध वैसे देना नहीं चाहिए गाय ने दूध, लेकिन उसमें भावना कौन सी है? लिव एंड लेट लिव, एंड दैट इज़ द स्पार्क ऑफ इंटेलिजेंस। जब भावना वो आदमी में आई तब आदमी का इंटेलिजेंस बढ़ा। ये मेरा रिसर्च नहीं, आपकी बात सही, एकदम सही है। इसलिए जो जानवर का स्वस्थ है, उसके बिना हम अपना भी स्वस्थ मीन्स हेल्थ अच्छा हो रहना मुश्किल है, और उसके बिना हम रह नहीं सकते। इसलिए उसका स्वास्थ्य देखना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये सही है डॉक्टर, क्योंकि आज के डेट पे अगर हम देखा जाए, मतलब वाइल मैनेजिंग द हर्ड, हमारे फार्मर्स हैं काफ़ी हद तक, कोई 5 गाय मतलब रखता है, कोई 50 भी रखता है, कोई 100-200 बड़े भी हर्ड्स है। उसमें ये जो भावना है, मतलब जो आपने बोला, स्वस्थ पशु स्वस्थ जीवन या स्वस्थ मनुष्य बोल सकते हैं इसके लिए। तो ये भावना आज के डेट पे ना हर प्रोड्यूसर के दिल में या मन में या दिमाग में एक्चुअली सही तरीके से जानी चाहिए। स्वस्थ का मतलब आज के डेट पे ये पैसा कमाने के इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक लोग भूल गए। अभी जैसे आप बोल रहे, मेरे बॉडी पे रोंगटे आ गए। वो इशू इतना सेंसिटिव है, हम देखेंगे, हम सोचते बस खाली बीमारियाँ देखते, कैंसर है कैंसर, लेकिन अभी इन्होंने जो बात छेड़ी ना, फार्मर के अंदर वो स्वस्थता आनी चाहिए, यानी वो साइकोलॉजी, यानी पशु क्या ख्याल रखते हैं अपना। देखो कोई घर में कुत्ता पालता है तो उसकी वजह से उसको क्या मिलता है? मेंटल हेल्थ अच्छा होता है आदमी का। ट्रू, एब्सोल्युटली। बाकी बीमारी छोड़ो, रेबीज़ है, वो कैनेडिस्ट, वो जो जूनोटिक, वो उसके अलावा भी खुद का मेंटल हेल्थ, जानवर में आदमी का मेंटल हेल्थ या मनुष्य का मेंटल हेल्थ रखने में भी बहुत कामयाब रहा है। आप देखेंगे अपने महाराष्ट्र में भी या बहुत सारी जगह सुसाइड जो होते हैं, वो जो जानवर पालता है उसके यहाँ सुसाइड नहीं मिलेगा। इज इट? यस, मे बी। हाँ, इट्स वेरी रेयर। जहाँ भी होगा वो दूसरा कारण से होगा, लेकिन जो गाय पालता है, जिसके पास गाय का दूध प्रोड्यूस करता है खुद, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। हाँ, उसकी गलती, कुछ व्यवहारों में गलती होगी तो वो कर सकता है, लेकिन खुद का स्वास्थ्य, मेंटल स्वास्थ्य इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्वस्थ पशु, हम जो बोलते हैं स्वस्थता खाली बीमारी के लिए, मेंटल आरोग्य भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरे रोंगटे खड़े हुए। सबसे डॉक्टर बात सही है, मेंटल आरोग्य अगर अच्छा है तो हेल्थ अपने आप अच्छा हो जाता है। लेकिन ये सही है, पेट एनिमल से वो मेंटल हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है। मुझे लॉन्ग बैक एक स्टोरी याद आ रहा है, सर ने ही बोला था, काऊ जो है, काऊ की बात हम करते, काऊ का हर एक एक्सक्रीटा वो सबसे यूजफुल है। एब्सोल्युटली। यूरिन, गोमूत्र बोलते हैं हम लोग, डंग है, बढ़िया मैन्योर मिलता है, सही है। फिर से ज़मीन में जाके उपजाऊ बनाता है ज़मीन को। मिल्क तो डेफिनेटली है ही है, तो हर एक चीज़ उसकी वन ऑफ द बेस्ट है अपने हेल्थ के लिए। हमने क्या किया है, उसके इनपुट खराब कर दिए। एब्सोल्युटली। काऊ के इनपुट खराब कर दिए, काऊ के इनपुट खराब हो गए, दूध में टॉक्सिन मिल रहा है, दूध में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके साथ में डंग में भी वही चीज़ है, उसके साथ में यूरिन में भी वही है। तो उनके जो बेस्ट एक्सक्रीटा जो हमारे लिए अच्छे हैं, उसको हमने खराब कर दिया। और आज के डेट में हमें उल्टा सोचना पड़ रहा है यार, हाउ वी कैन इम्प्रूव द एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ इज the natural health. If input is right, ultimately everything is right. Animal is a natural producer.
अगर उसको जो चाहिए वो टाइम पे मिलता है तो मुझे नहीं लगता है उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, बाद में एंटीबायोटिक यूज करने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं. सो व्हाट यू सेड सर, इनपुट प्लेज मेजर रोल फॉर एक्चुअली द एनिमल हेल्थ. यस सर, इनपुट में जैसा काउ कंफर्ट भी हो सकता है. अगर गाय को अच्छा एनवायरनमेंट दिया है रहने के लिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उस एरिया में कुछ स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, मिस्टिंग कर सकते हैं. ऐसा काउ कंफर्ट अच्छे से देंगे तो वो दूध भी अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है. और उसमें कई सारे हार्मोन्स भी रहता है जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होता है. उसको अगर रहने का जगह अच्छा नहीं होगा तो वो हार्मोन्स दूध में भी आता है, और वही दूध अगर कस्टमर ने अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसको भी इफेक्ट हो सकता है. तो ये कंफर्ट का चीज़ है. और कई सारे जूनोटिक डिसीजेस है जो भी दूध में आता है, तो वो दूध में आया है वही कस्टमर अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसके वजह से भी इफेक्ट हो सकते हैं. मैं सचिन सर को एक सवाल पूछना चाहता हूँ. यू आर मैनेजिंग द मेनी बिग फार्म्स, राइट? सो द मिल्क क्वालिटी एंड हर्ड मैनेजमेंट, feeding practices, what kind of the insight you would like to put on these two factors basically to create the animal health at the corporate farm or progressive dairy farms? एकदम सही क्वेश्चन है सर. इसको दो पार्ट में मैं बोलना चाहूँगा. पहला है एक तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिल्क. पहली बात तो हम लोग उसमें भी बहुत पीछे हैं. मतलब हम लोग जो दूध मिलना चाहिए गाय से, जो मिलना चाहिए और उससे जो हेल्थ हमको अच्छी मिलेगी उसको मैनेज नहीं कर पाते. वो नॉर्म्स केमिकल नहीं हम अचीव कर पाते. इस वजह से एफएसएसआई ने उनके नॉर्म्स कम कर दिए. ओके. क्योंकि हम इनपुट सही नहीं दे रहे. ट्रू, एब्सोल्युटली. तो वो एक सिनेरियो होगा केमिकल कंपोजिशन. ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ में इम्पैक्ट नहीं होगा. ठीक है. सेकेंड पार्ट जो है फीडिंग का, देखिए आज इतना अनऑर्गेनाइज है ये फीड सेक्शन पूरी इंडस्ट्री में. कोई भी आप कॉन्सेंट्रेट फीड उठा के देखिए, उसकी स्टोरेज कंडीशन कैसी है पता नहीं है, उसके कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई पता नहीं है. आप उसको अगर चेक करोगे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको टॉक्सिन मिलेगा. हायर अफ्लाटॉक्सिन है. तो वो अगर इनपुट के तौर पे गाय के अंदर जाने वाला है तो डेफिनेटली वहीं से टॉक्सिन आगे भी सीक्रेट होगा. वो तो गाय के हेल्थ में इम्पैक्ट करेगा ही करेगा. करने के बाद वो मिल्क में भी सीक्रेट होगा. मिल्क में आने के बाद ह्यूमन हेल्थ में भी खराब करेगा. तो ऑल दिस केमिकल्स आर रियली द वेरी बैड for the people. I'm not going to talk about what kind of the diseases it produces because this is not the right platform. But yeah, going such kind of the aflatoxins M is really very dangerous for the human health, right? And another big challenge is the many times if the animals are not healthy, we use common medicines, antibiotic, anti-inflammatory and all these things. So doctor, I would like to ask you one question. So where we need to focus basically, to create the human health while treating the animal or, while managing the herd health? As per the veterinary practices concerned, देखिए डॉक्टर साहब, 20-25 साल पहले का जो कालावधि था उसमें एवरेज लाइफ ऑफ क्रॉस ब्रेड काउज और द काउज रियरिंग इन बाय द मार्जिन और मॉडरेट फार्मर्स, जो बड़े छोटे फार्मर्स थे उनसे पालने का जो रिवाज था, वह एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल काऊ का लाइफ स्पैन था 13 to 15 years. Oh my God, it's not pretty long. Yes, it's pretty long compared to today. Right. And today's situation is very dangerous, critical. मीन्स वो गाय अभी 5-6 साल भी जीना फार्म पे मुश्किल होते जा रहा है. 6 साल का मतलब 2 साल भी उसका अगर प्रेगनेंसी पीरियड या 3 साल भी छोड़ा ना तो 2-3 लैक्टेशन ही मिलते हैं. और अभी क्या हो गया कि कुछ टिक्स, जो टिक बॉर्न डिसीजेस है, टिक्स का जो अपना कंट्री है उसमें जो टिक्स का पॉपुलेशन मीन्स जो चेंजेस है उसमें क्लाइमेटिक, उनमें भी रेजिस्टेंस आ रहा है या नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनमें भी स्ट्रेंस आ रहे हैं, और उनके जो प्रोटोजोआ है उनमें भी स्ट्रेंस आ रहे हैं. वो बहुत चैलेंजिंग होते जा रहा है. आप कोई फार्मर के पास, बड़े फार्म के पास 20-25 गाय के फार्म पर जाएंगे तो टिक बॉर्न डिसीज 70% जानवरों में टिक बॉर्न डिसीज कैरियर जो जानवर मिलेंगे, तो उनमें उनको ट्रीटमेंट ज़्यादा करना पड़ता है. वो ट्रीटमेंट जो करते उसमें जो एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, एंटी प्रोटोजोल यूज़ करेंगे, उसके रेसिड्यू भी मिल्क में आते. वो रेसिड्यू मिल्क में आप चाहे पैस्चराइजेशन करो, कुछ भी करो, वो रेसिड्यू उसमें बने रहते. तो वो रेसिड्यू सपोज अपने बच्चे में जाएंगे, जो बच्चा दूध पीता होगा, या खुद में जाएंगे, तो आप में रिनल या हिपेटॉक्सिटी वो तैयार करेंगे, यानी आपका भी लाइफ स्पैन कम हो जाएगा. तो वो ट्रीटमेंट करते वक्त, सोचते वक्त, सारे वेटनरियन हो या कोई भी हो, डिवर्मिंग करते जैसे फेनबेंडाजोल देंगे या आयुर्मेटिन यूज़ करेंगे, उसके भी मिल्क के रेसिडुअल जो पीरियड होता है, विड्रॉल पीरियड, वो सोच के ही हम लोगों ने
मिल्क का यूज़ शुरू करना चाहिए। एब्सोल्युटली, अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें आज की डेट पे फील्ड पे देखी नहीं जाती है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वेटरनरियन फील्ड पे जाते हैं या कई फार्मर्स के घर पे जाके एनिमल ट्रीटमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू Yes, it's कम्युनिकेट टू द veterinarian's फार्मर। responsibility. It's the veterinarian's responsibility. मैंने ये एंटीबायोटिक दिया है या ये रोग का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स और 2-3 दिन चलेगा, तो आपको ये जो दूध है वो डिस्कार्ड करना या इसमें नहीं डालना हाँ, ये इनको दे कैन यूज फॉर देयर जो छोटे बच्चे रहेंगे उधर पाले काफ रहेंगे, हाँ, उनको वो पिला सकते हैं, उनमें उसका कुछ प्रॉब्लम आता नहीं, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए देना बहुत घातक, एब्सोल्यूट घातक है। यस सर, वो जो एंटीबायोटिक्स देंगे उसका रेसिस्टेंस गाय का बॉडी के हिसाब से रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ज़्यादा एंटीबायोटिक देना पड़ता है। और वो अगर दूध में आता है तो उतना ही ट्रेसेस में आएगा, तो आदमी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और उसके वजह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आदमी को आ जाता है और वो प्रॉब्लम हो सकता है। अभी बाद में आपको आदमी को जितना चाहिए उतना ट्रेसेस के हिसाब से आप दोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। हम तो अब ये ट्रीटमेंट के लिए बस क्यूरेटिव एस्पेक्ट से सोच रहे हैं, लेकिन जब फार्म मैनेजमेंट का पार्ट आएगा तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट फार्मर को ज़्यादा पता होना चाहिए। टिक कंट्रोल रहेगा या कोई मस्टर्डिस बीमारी रहेगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके हमको प्रिवेंशन पे ऊपर ध्यान देके अपने फार्म की बीमारी कम करनी चाहिए या कंट्रोल रखनी चाहिए। वही है, वैक्सीनेशन शेड्यूल टाइमली होना चाहिए, टाइमली ऑल वैक्सीन होनी चाहिए, डीवर्मिंग टाइम पे होना चाहिए, टिक इरेडिकेशन प्रोग्राम होने चाहिए। ये सब चीज़ें अगर फार्मर सही तरीके से अपने फार्म पे करता है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम एनिमल के जो डिसीजेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट मिसिंग है सर कंप्लीट, क्योंकि और जो अगर ऑर्गेनाइज डेयरी की बात करेंगे तो लेस देन 2%, लेकिन फार्मर के पास सर अपना फार्मर का मेंटालिटी है ना यार, जाने दो, अभी क्या होगा तब देखेंगे, होगा तब देखेंगे का प्रॉब्लम क्या होता है, वो इतने सीरियस होते हैं क्योंकि अभी प्रिवेंशन के लिए आई हैव टू स्पेंड द मनी, अभी मुझे पैसा खर्चा करना है, क्वालिटी फीड देना है। यू आर द राइट पर्सन हु कैन talk hours on the feeding practices, how feeding practices affect the लेकिन आप इकोनॉमिक्स भी देखेंगे ना, जो फार्मर प्रिवेंशन पे खर्चा करता है ना वही फार्मर अभी जिंदा होता है। Yes, but people take it otherwise, क्योंकि उसको खर्चा करने के लिए लगता है यार मेरे को बचे, लेकिन आप जो बोले ना, जो एक्सपीरियंस किया है ना, जैसे कोई डिक पॉन्डिस से मर गए, थायराइड ऐसे 2-4 गाय मर गई उसकी, तो उसको जो शॉक लगते हैं ना, उसके बाद फिर देखता है थायराइड का वैक्सीन करो, टाइमली वैक्सीन करो। I'm happy to listen this sentence. This is the right sentence, क्योंकि जो प्रिवेंशन पे ध्यान देते हैं ना वही आज फार्मर सर्वाइव है, इकोनॉमिकली वायबल उसका ही फार्म है, right? That's absolutely true. Sachin sir, how you can put the insight on feeding practices and cow health, and that we can connect with the human health. देखिए, फीडिंग प्रैक्टिसेस और इसमें एक और सब्जेक्ट है काउ कंफर्ट, ये दोनों कनेक्टेड है एक्चुअली। पहली बात तो आज के डेयरी फार्मर को क्वालिटी फॉडर ही पता नहीं है। सही, काउ की रिक्वायरमेंट है फॉडर, अगर अच्छा क्वालिटी का फॉडर है तो बहुत कम महीने में कॉन्सेंट्रेट देख के भी अपना प्रोडक्टिविटी निकल सकता है। okay. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं आज, एग्रो रेसिड्यूज को मैक्सिमम यूज करते हैं। हमारे लिए फॉडर कौन सा है, That is free for us. अगर मेज है, मेज का कॉब निकाल के ह्यूमन कंजम्पशन में चला गया, जो बचा हुआ स्टोवर से वो हमारे लिए फॉडर है। Absolutely. सॉर्गम में सेम है, हम ऊपर का ग्रेन निकाल लेते हैं, सॉर्गम जाता है फीडिंग के लिए। तो इस टाइप का फॉडर सिस्टम है। बाकी जो एग्रो रेसिड्यूज है जैसे वीट भूसी, आज आप देखोगे, आप नॉर्थ इंडिया में जाओ सर, नॉर्थ इंडिया में वीट का भूसा स्ट्रॉ 10 रुपीज़ 11 रुपीज़ किलो, 100% फीडिंग टू काउज। तो वो हो गया बेसिक फॉडर आज की डेट में। अगर ये सिनारियो रहेगा तो एक सिस्टम पिक्चर में आता है, मुझे तो प्रोडक्टिविटी चाहिए। Absolutely. उस कंडीशन में मुझे कॉन्सेंट्रेट खिलाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट जब भी पिक्चर में आएगा, एनिमल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बीमारियाँ बढ़ जाएंगी, उसमें स्ट्रेस में जाएगी, एसिडोसिस हो सकता है, लेमनेस से। आज जैसे आपने अभी बात किया प्रोटोजोल का, मैं आपको बता दूं प्रोटोजोल के साथ में ही मस्टाइटिस एंड सेकंड इज लेमनेस, सारे आ जाते फिर एक दूसरे के पीछे आ जाते, लाइन लग जाती। कितना एंटीबायोटिक देगा वो फार्मर, क्या क्या करेगा। And you cannot treat the lameness immediately. It takes pretty long treatment and ultimately has you give the antibiotic regularly. और उसमें भी चांस नहीं सर, जो आपने बात की ना अभी, मतलब फॉरेन कंट्रीज में तो एवरेज लैक्टेशन 1.5 हो गया। Absolutely. जो इंडिया अभी उनको फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे भी आगे जाके वही होगा अगर उनको फॉलो करेंगे तो। हम लोगों की जो कुछ प्रैक्टिसेस थी, हमको अगर फीड सही से पहचाने और काउ कंफर्ट को हम ठीक किए तो हम लोग बच सकते हैं उसमें से। लेकिन आज हम लोग नहीं सोच रहे उसको। हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो 10/10 में मुझे 5-6 काउ डालनी है, खर्चा नहीं करना है। जैसे सर ने बोला ना, इनपुट पे कॉस्ट कटिंग, ये जब भी होगा
किसी किसी इनपुट में, फीड के इनपुट में कॉस्ट कटिंग होगा, आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट कटिंग होगा, प्रिवेंटिव हेल्थ में कॉस्ट कटिंग होगा, आपका फार्म नहीं चलेगा, आप हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करोगे, एक तो आप प्रॉफिटेबल तो कभी नहीं हो सकते, पहली बात. But ultimately that affect the human health. How you are not producing the good quality milk, then it's affecting the human health. Yes. So, यही है हमारी सोच, हमारे प्रैक्टिसेस, हमारा ज्ञान, हमारा मतलब जो भी सोच है, तो वो जब तक नहीं बदलता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि we can contribute as a livestock industry to the human health. We need to change drastically. The another thing is that yes, sometimes people produce the good quality milk, but the big challenge is how we can help consumer to get the same milk when that reaches to their table. So I would like to ask one question to Naresh sir. So what do you think about supply chain management or maintenance of the quality in the supply chain management? How basically things affect to provide the quality food to the end consumer? सर इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो मिल्क क्वालिटी अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है या फिर गलत प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो लोग अगर अच्छा मिल्क क्वालिटी प्रोक्योर कर रहे हैं या ख़राब क्वालिटी का प्रोक्योर कर रहे हैं, वो टेस्टिंग अच्छे से कर सकते हैं. कुछ हद तक वो कम कर सकते हैं ये चीज़ को कि अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के टेस्टिंग कर सकते हैं दूध का. अडल्ट्रेशन हो सकता है, ये टॉक्सिन टेस्टिंग हो सकता है, एंटीबायोटिक टेस्टिंग हो सकता है. इनवर्ड should be quality. Yes, inward should be best quality. Best quality. Yes. So raw milk should be the best quality. So we can avoid the further consequences of the quality. Yes, that's absolutely true. तो वो एक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक कम हो सकता है. और प्रोसेसिंग करते टाइम पे भी कुछ बैक्टीरिया जो है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ई कोलाई होगा, कोलीफॉर्म्स हो सकता है, और जूनोटिक डिसीजेज में 1-2 बैक्टीरिया है जो ब्रुसेला अबाटस है. ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही पैस्चराइजेशन करोगे तो मिनिमाइज हो सकता है या किल हो सकते हैं. तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो प्रोसेस करना चाहिए और प्रोडक्ट्स भी उसी दूध का बनाना चाहिए. इसके साथ साथ में दूध भी वो क्वालिटी एक बार मिल गया है, मैंने पैक कर दिया, लेकिन वो सही टेम्परेचर से मेरे को कस्टमर तक डोर डिलीवरी करना चाहिए या रिटेल शॉप में पहुंचाना चाहिए. तो इसके लिए भी वो प्रॉपर सप्लाई चेन में एक कोल्ड चेन मैनेज करके पहुंचाना चाहिए. एक कोऑपरेटिव का मैंने एक किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उनके सैंपल कलेक्शन करके माइक्रोबियल लोड का टेस्टिंग किया था. तो वो जो 4 घंटे में जो माइक्रोबियल लोड बढ़ रहा था उनका कोल्ड चेन, जैसे बोल रहे रॉ मिल्क का ट्रांसपोर्ट टिल चिलिंग या टिल प्रेशराइजेशन, उसमें माइक्रोबियल लोड इतना बढ़ गया था कि वो मैं भी हवाक रह गया कि उतना जो उस टाइम पे तो इतना ढंग से नहीं चल रहा था. अभी तो बहुत सुधार आ गया. ये 25 साल की पहले की बात है. 2003 या 2004 में मैंने वो ये किए थे, सैंपल कलेक्शन करके माइक्रोबियल काउंट करके उनके एमडी को दिया था. तो उसमें मुझे बहुत अलार्मिंग लगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जो लॉजिस्टिक जो है मिल्क का लॉजिस्टिक टिल कंज्यूमर, वो बहुत माइंड रखता है. एकदम. इसमें क्या है, इसमें एक तो सर बोल रहे वो चीज़ है ही है. प्रोक्योरमेंट होने के बाद और तब तक जो टाइम जाएगा 4 घंटे के, और प्रोसेसिंग में जो समय लगेगा, उस बीच में ये हेवी इश्यूज है, मतलब बढ़ रहा है फैक्टर बहुत सारा. लेकिन वो भी कुछ हद तक कुछ कंपनीज अच्छा कर रही है उसमें. वो है उसमें सुधार आ रहा है. उसमें मतलब अवेयरनेस है, उनको पता है अभी क्वालिटी चाहिए, कंज्यूमर को जाना है. उनके पास भी तो इश्यू होते हैं ना प्रोसेसिंग में, इतना इजी नहीं है उसको प्रोसेस करना. मेरा मानना है कि फिर भी रूट कॉज तो उधर ही है. आज भी उसी स्पैन में है, क्योंकि आज भी कुछ फार्मर सर रात में मिल्किंग करते हैं, रात भर दूध वैसे रहता है, सुबह एक साथ दोनों मिल्क प्रोक्योरमेंट जाते हैं. वो क्या करेगा बेचारा प्रोक्योरमेंट वाला, उसके पास तो वो आ गया. सही है, इनका बात एक सही है कि उसमें टेस्टिंग का एरर है, लेकिन उनके पास वो लिमिटेशन भी है कि करेंगे तो फिर दूध का क्या करेंगे, और इतना मिल्क कहाँ फेंक दे, भाई नुकसान कितना हो जाएगा, वो फार्मर को पैसा कौन देगा, खुद के जेब से तो नहीं दे सकते इतना पैसा. वो सब चैलेंजेस है. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा. एक मिल्क टेस्टिंग करते टाइम पे एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है MBRT करके, मिथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट करके. ये टेस्ट क्या बताता है कि आपका दूध का शेल्फ लाइफ कितना है. तो अगर आर्डर से जो दूध निकला है, अगर वो इमीडिएटली टेस्टिंग के लिए लगाओगे तो कम से कम वो 6 to 7 आवर्स मिनिमम आना चाहिए. राइट, एट द टाइम ऑफ मिल्किंग, इमीडिएटली आफ्टर मिल्किंग. लेकिन जो अभी डेयरी यूनिट्स में, प्रोसेसिंग यूनिट्स में जो दूध आ रहा है, वो अगर टेस्ट करने जाएगा तो 15 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम. तो ये कितना हद तक दूध खराब हुआ प्रोसेसिंग यूनिट में मिल रहा है, और वही दूध को वो प्रोसेस करके कस्टमर को पहुंचा रहे हैं. तो ये तो आगे का सप्लाई चेन कितना भी मैनेज करो, लेकिन ऑलरेडी दूध का क्वालिटी तो डिटोरिएट हो गया है.
That's true. तो सर जैसा बोल रहे हैं वो फार्म एंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको टैकल करना में चाहिए। जैसे फ्रेशली काउड काउ रहेगी, जैसे बच्चे दिए हुई, तो उसका 8-10 दिन दूध नहीं जाना चाहिए जो पुल्ड मिल्क में। बाद में जो ड्राइंग फेज में है उनमें माइक्रोबियल लोड ज़्यादा होता ही है। Correct, तो वो भी अवेयरनेस फार्मर को चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट से वन हेल्थ बना रहेगा। मुझे पता नहीं, आपने जो डॉक्टर साहब बोला ना, फार्मर को पता होना चाहिए। आज काफी चीजें ऐसी है ना, फार्मर को कुछ भी पता नहीं है। फार्मर को इतना पता है गाय जनने के बाद दूध देती है, गाय मेरी जन गई है अभी दूध देगी, और उसका ध्यान वही रहता है ये कितना लीटर देगी, 20 लीटर देगी, 30 लीटर देगी, 40 लीटर देगी, मेरा ध्यान वो लीटर पे ही रहेगा क्योंकि उसको पैसा लीटर का मिलता है, राइट। ऑब्वियसली। तो हकीकत ये है, अगर हम if we are looking for really healthy lifestyle, if you are trying to produce the good quality milk, we need to actually help our producer with all these aspects. What is quality milk? Because it's a simple thing. You are what you eat, right? If you are eating healthy food, you will able to live the healthy lifestyle. Yes, That's all. absolute right. But actually it is coming from the bottom line, from the farmers. And rather than understanding what is health and what is a good product, we need to help farmer to understand what is the quality milk and what is the quality animal origin foods that we are producing, right? So we are missing somehow somewhere the communication, because you go to the poultry industry, you go to the dairy industry, whatever the things are happening, more or less it's on the basis of traditional approach. In dairy, till it is 95% on the traditional approach. Farmer को पता ही नहीं कैसे करना है। ठीक है, वो कर रहा है क्योंकि उसको पता है वैसे ही करना है। Absolutely. इसके सिवा दूसरा कैसे नहीं होता है। कैसे करना है ये जब कोई उसको बताएगा ठीक से, तो डेफिनेटली 2 जगह इसको हेल्प कर रहे हैं हम लोग। पहले तो ह्यूमन हेल्थ को हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर हेल्दी फूड क्रिएट करेगा, और दूसरा वो एंटरप्रेन्योर बनेगा सर, सस्टेनेबल बनेगा। That should be the objective, sir. I can tell you, because you are one of the the eyewitness for to produce the quality milk, because you work in the both of you work in the many corporate farms to produce, because they are even though selling their milk at the premium price, right? So ultimately producing the quality milk or quality animal origin food is not cheap. Yes. What doctor said earlier, those are working on the prevention and producing really quality food. Ultimately that helps the animal and animal health also. That the input what we are putting, right? So that is the today's necessity. We are talking about One Health, we are talking about animal health. It's not only the animal, it's also the knowledge, the mentality, and the resources what we need at the farmer's doorstep. That is also most important. And yes, we need to create the awareness. We are trying to create the awareness, and that should be on the long-term basis and regular basis to understand what is animal health. So what is human health? Yes, obviously we can produce the One Health. I would like to ask one simple question to Dr. Datta Kamble. We are talking about the animal health, but yes, farmer is worried about all these things. The animal health. So keeping the animal healthy and getting the maximum milk. Current situation in the market about milk pricing structure and milk prices, raw material prices. How would you like to give some insight on the sustainability? If you see the word sustainability, we are thinking only for the financial status. Right. But if you see the whole scenario of the life, or human life, or so animal's life, it concerns with the health. Means if you see anyone from the family have a cancer, he has to spend lots of money on that. Absolutely. He have to spend lots of time for that, and अपने आप से उसकी सस्टेनेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है. मीन्स फाइनेंशियल स्टेटस इज नॉट ओनली सस्टेनेबिलिटी, ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न विद हेल्थ ओनली. Absolutely. इफ एवरीवन्स हेल्थ इज गुड और स्वस्थ है, स्वस्थ पशु है, स्वस्थ कृषि है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो स्वस्थ कुटुंब है, तो अपने आप से इट विल बी सस्टेनेबल. तो सस्टेनेबिलिटी कंसर्न मैं तो बोलूँगा रादर देन इकोनॉमिक्स, स्वस्थता जो है वो खुद की हेल्थ की तरफ ही That is important, जाती है. right? People should think about more or less prevention. जिसके घर में कोई बीमार नहीं पड़ता वो खुश स्वस्थ ही है, मीन्स वो उसका सस्टेबल ही है. जिसके घर में एवरेज लाइफ स्पैन 70-75 का है इंडिया में अभी, तो उनका जो खाना पीना सब कुछ अच्छा है. सब कुछ अच्छा है. And what is that? From where it is coming? Producer. Right? So ultimately every time we say we are what we eat. सही खाओ, सही बनो, यस, अच्छा खाओ, अच्छे रहो. So ultimate objective should be the production of the quality. क्वालिटी. Yes, sir. Producing. उसमें मैं एक पॉइंट ऐड
पॉइंट ऐड करना चाहूँगा सर कि एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करोगे आप तो ये अच्छा प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी देखोगे तो अभी कई सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होने के वजह से वो अपना फूड्स में आता है और वो फूड्स में आके फिर कंज्यूमर अगर यूज़ करता है उसको तो फिर उनका एक जैसा सर बोल रहे थे कैंसर हो गया और कई सारे डिसीजेस है, वो सब डिसीजेस इसी कारण से आ रहा है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करके सॉइल का फर्टिलिटी अच्छा कर I hope सकते हैं। many people across the world they are more talking about this pesticide and all this. See, this is out of control, and we cannot. I think we have to put lot of effort to change the mentality, right? To control the use of pesticides, organic. 'Cause this is the need of ours. I don't know what will happen after 10, 15, 20, 25 years by using this kind of the things in the the agriculture industry, or even though certainly in the veterinary industry. Yes, but I would like to put some more insight on the mentality, understanding about the quality food, right? That is the more important. See, I'm telling you very frankly, if I want to be healthy, ultimately I have to choose the healthy food. That's all. Once people will start to accept the healthy food, they start to understand the healthy foods. Every producer has to produce what consumer need, and the days will change. The people will look for the same thing. So the first thing is, yes, mentality and all these things we need to think about. So what you talk about is the huge, huge, you can say the subject, or this is being discussed for a long time, not even today. आज भी प्रूवन ही है रिसर्च हुआ, नो डाउट। लेकिन देखिए उस पर क्या है, एक एस्पेक्ट तो हम लोग इसमें 100% समझ सकते हैं। जितनी भी एनिमल ओरिजिन फूड की हम बात कर रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर इनपुट भी इन्वॉल्व है। मतलब एनिमल से, जैसे हमने काऊ की बात करें, डंग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनना है। आज लोग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ये सब में भी वही से इनपुट जाना है। सर एब्सोल्युटली राइट, एक्चुअली वही तो है। मतलब वेयर वी वांट टू कम, द सेम थिंग, सस्टेनेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, राइट रिसोर्स रेट, राइट प्लेस। सी अल्टीमेटली एग्रीकल्चर हो या एनिमल हो, so the organic farming, how it can start, basically you need everything. You need animal to create the good organic fertilizer, right? You can get the good crop which is toxins free, which is a healthy, the food stuff. So this is how. So do we need to think again our very past? For example, do we need to go back for 50 years back or 80 years back or 100 years back, where people were not using such kind of the pesticide and everything, because health of the plant was good, immunity of the plant was good, people need not to put lot of chemicals, and basically less interference in the environment that time. And now we are interfering lots of, means Yeah. it's very It's a maybe industrial, we are making the disaster for the environment. agricultural soil, we are polluting the soil, water. Actually, just before this, the podcast, we were talking about the subjects. Doctor was telling me about the most important is the water, quality of water. See, नहीं, डॉक्टर साहब आप comparatively, सोच लीजिए, हम जब बचपन में थे तो हमारे घर में एक सोप होता था, बराबर। वो एक सोप 2 महीना चलता था, बराबर। घर में कोई वॉशिंग के लिए दूसरा हैंड्स वॉश नहीं होता था, घर में कोई फिनाइल यूज़ नहीं होता था, या कोई दूसरा केमिकल फॉर्मेलिन वगैरह ऐसे जैसे जितने सारे बहुत सारे कुछ नहीं होता। केमिकल्स आए अभी। और उसका जो ड्रेनेज जाएगा अभी, जो जा रहा है ऑर्गेनाइज ड्रेनेज, अभी तो उस टाइम पे ऑर्गेनाइज ड्रेनेज नहीं था, लोकल ड्रेनेज होता था। वो भी सोकपीट बाद में अभी फिर से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सोकपीट अभी फिर से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। शुरू किया गवर्नमेंट ने, हर एक सोसाइटी को ये कर दिया है, उसके बिना तो उसको रेरा कंपल्शन किया रेरा ने तो। लेकिन अभी देखो ये सिचुएशन, आज हम घर में हमारे कितने लीटर यूज़ करते, फिनाइल हो या सोप्स हो, डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स यूज़ करते, उसका जो वेस्ट वाटर इज़ वेरी मेजर एलिमेंट to we are hindering the animal agriculture, and we are expecting good products. Absolutely. Means we should think that way also. Yes. From ourselves to control and this is a part of control and prevention, to use the limited as per your need, not excess तो यूज़ हो रहा है। लेकिन हर एक को, बच्चे को भी, मीन्स घर के हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमने वो कितना लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, जहाँ ज़रूरी है वही यूज़ करना चाहिए। आज जिस तरीके से यूज़ होता है, कॉन्सेंट्रेशन दो गुना बताया, तो जैसे पेस्टिसाइड में वैसे हो रहा है। जैसे घर में फिनाइल
1 लीटर में 2 2 ml बोला तो 5 ml डाला जाता है। 5 ml डाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए भविष्य के लिए हानिकारक है। इसकी सोच आनी चाहिए। Environment, yes. Health of the environment is more important to keep the health of the animal as well as to keep the और health डॉक्टर of साहब the नई रिसर्च भी ये बता रहे हैं कि जैसे कुछ माइक्रो पैथोजेनिक भी होंगे, जैसे उनके साथ हम लड़ने जाएंगे, they will resist it. रेजिस्टेंस हो जाएंगे और उनके नए वेरिएंट्स आएंगे। आप कितना उनसे फाइट करेंगे? तो जो कुछ उनका एक्सपोजर भी होना जरूरी है। नॉट ओनली नॉन पैथोजेनिक। आपको कुछ लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे इसमें रिसर्च पेपर पब्लिश हुए यूएस में, जो एकदम 7 स्टार हॉस्पिटल होते थे, उनके ओटी में जो ऑर्गेनिज्म मिले उनको किल करने के लिए अभी तक कोई एंटीबायोटिक पैदा नहीं हुआ है। Absolutely. Nosocomial infections is one of the dangerous इट्स वेरी factor which is coming in डेंजरस, the इट्स वेरी future, right? डेंजरस। तो वो उसको इस तरीके से भी अपनी सोच रहनी चाहिए कि कुछ हद तक हम एनवायरमेंट को डिटोरिएट करना चाहिए। हाँ। जितना पॉसिबल हो उतना हमें इंटरफेरेंस कम चाहिए। इंटरफेरेंस कम करना चाहिए ताकि हम एनवायरमेंट को शाबूत आप रखें। देखेंगे ना, जैसे हम मैक्रो इकोचेन के लिए सोचते, जैसे अभी वो तो इकोचेन तो डैमेज ही हो गई बिकॉज ऑफ अस, लेकिन माइक्रो इकोचेन भी डैमेज हो गई। जैसे गाय पहले चरने जाती थी, वो फॉरेस्ट की माइक्रोब लेके आती थी पैर में लग के, वो फिर अपने खेत में आते थे। ये माइक्रो इकोचेन जो भी पोल्ट्री भी, जैसे मुर्गियाँ घूमती थी कंपोस्ट के ऊपर, वहाँ से कुछ माइक्रोब्स इधर उधर होते थे, एक्सचेंज होता था। माइक्रोबियल एक्सचेंज जो होता है फॉर द इकोचेन, माइक्रोब्स का भी एक खुद का इकोचेन है। उसके लिए तो हम सोचते ही नहीं, हम बस उनको मारते ही जाते। वी आर किलिंग दोज माइक्रोब्स व्हिच आर आल्सो बेनिफिशियल फॉर अस। तो इस तरीके से भी एनवायरमेंटल इंड्रेंस अपना बड़ा है, उसकी सोच भी हमारे इसमें आनी चाहिए। Absolutely. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे हाथ धो मत खाने से पहले या कुछ मत But करो। still we can try to minimize. That should be the objective. And नहीं, हर्बल भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते, right. हर्बल प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं उसमें से। Right, absolutely. They are basically from the nature, Yeah, so that sure, will sure. not become harmful for the nature. So, friends, what we discussed today and what we need to understand, right? It's not my responsibility only or your responsibility. This is everyone's responsibility, to create the human health, right? And that is ultimately start from the animal as well as the environment. So, those are working in the agriculture industry, those are working in the animal health industry, that we need to understand. The producer actually who involved in the production of human food, they need to understand, they need to help farmer how they can produce the quality food. Ultimately, we are what we eat. To create the healthy lifestyle among the people, we need to help producer to create the healthy food with right sustainability approach, so we can keep healthy animal, we can reduce the interference in the environment, and we can maintain the good environment, and ultimately that can help us to create healthy lifestyle. Thank you, friends. Thank you. Thank you, sir. Nice to meet you.